इस वीडियो में आपको फैंसी एनिमेशंस या अतरंगी मोशन ग्राफिक्स भले ही देखने को ना मिले, बट कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर करना ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आपका एंटरटेनमेंट हो ना हो, नॉलेज एडिशन ज़रूर होगा। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही इजी चैप्टर है और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ये वीडियो क्लिक करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो समझ लो आधी मेहनत हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स से। एनसीईआरटी बुक से टॉपिक्स के नेम यहाँ थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट सेम है। कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में मिसिंग है, लेकिन स्टोरी की टाइमलाइन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बुक में फर्स्ट हेडिंग है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, नेपोलियन का बैकग्राउंड क्या था, एक्सेट्रा, ये सब मिसिंग है। सो डोंट वरी अबाउट डिफरेंट हेडिंग्स, फोकस रहेगा कंसेप्ट क्लैरिटी पर। सबसे पहले नेशनलिज्म टर्म को समझेंगे। ये वर्ड हिस्ट्री में बार बार यूज होता है और आगे इंडियन कंटेक्स्ट में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, और यूरोप में ही सबसे पहले इसका मेंशन क्यों हुआ। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, क्यों हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे पहले क्या सिस्टम था और इसके बाद क्या चेंजेस आए। थर्ड, नेपोलियन कौन था, इतना फेमस क्यों था, क्या पॉलिसीज थी, नेपोलियनिक कोड वगैरह। इस पर भी सभी फॉर्मेट्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में। फोर्थ, नेपोलियन के बाद कौन सी डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आई, लाइक कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म। फिफ्थ, और भी बहुत सारे फैक्टर थे जिन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, लाइक रोमांटिसिज्म, कल्चर, 1830s का इकोनॉमिक क्राइसिस। सिक्स्थ, आज की यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, ब्रिटेन एंड इटली, इन सब का फॉर्मेशन कैसे हुआ। डायरेक्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं इस पर भी बोर्ड में। सेवेंथ, 19th सेंचुरी में सिटीजन्स अपने नेशन को कैसे विजुअलाइज करते थे। एट्थ, इम्पेरियलिज्म की वजह से नेशनलिस्टिक आइडियाज का डिग्रेडेशन मींस पतन कैसे हुआ और बाल्कन क्राइसिस क्या था। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। व्हाट इज नेशनलिज्म। पहले समझते हैं एक नेशन क्या होता है। नेशन एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो आपस में कनेक्टेड फील करते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे सभी लोगों का सेम कल्चर होना, मींस सब एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं और सबके ट्रेडिशंस भी सेम है। फॉर एग्जांपल जापान, वहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग जापानीज बोलते हैं। उनकी टी सेरेमनीज, किमोनो ड्रेसिंग, फेस्टिवल्स जैसे ओबोन सभी फॉलो करते हैं। फूड डिशेस भी सेम है, जैसे सुशी, रेमन। इन सब से कल्चरल यूनिटी की फीलिंग डेवलप होती है। सेकेंड रीजन हो सकता है लोगों का हिस्ट्री सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, एंशियंट सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश रूल के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल तक इंडियंस की एक लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री है। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे 1857 का रिवोल्ट, 1947 का पार्टीशन या 1950 में एक रिपब्लिक का फॉर्मेशन, ये सब नेशनल मेमोरी का पार्ट है जो लोगों को इमोशनली और हिस्टोरिकली एक कॉमन आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। थर्ड रीजन है सेम जोग्राफिकल एरिया में एक साथ रहना। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, यहाँ के लोग एक ही जगह पर सेंचुरी से एक साथ रहते हैं। फ्रांस के केस में पिछले दोनों रीजन भी वैलिड है। इनका सेम कल्चर है, ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। इनकी एक कॉमन हिस्ट्री भी है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स एक्सेट्रा। इसी नेशन या देश के लिए प्यार, निष्ठा और स्वाभिमान की भावना को नेशनलिज्म कहते हैं। यू बिलीव योर नेशन इज स्पेशल और बेटर, जैसे कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, या हमारा कल्चर सबसे रिच है, या हमारा सिविलाइजेशन सबसे पुराना है। ये प्राइड या बिलीव भी नेशनलिज्म का ही पार्ट। यू वांट टू प्रोटेक्ट इट, सपोर्ट इट एंड समटाइम्स फाइट फॉर इट। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई की ताकि इंडिया को आज़ादी मिल सके। आज भी जब देश पे कोई थ्रेट होता है तो सोल्जर्स बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करते हैं। ये सब एक्शंस नेशनलिज्म से ही मोटिवेटेड है। क्रिकेट मैच के दौरान आप इंडिया को चीयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये भी एक लाइटर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। व्हाई फर्स्ट इन यूरोप। नेशनलिज्म का मेंशन सबसे पहले यूरोप के कंटेक्स्ट में ही क्यों हुआ। यूरोप सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गया था और इसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई, बेटर रोड्स एंड रेलवेज डेवलप हुए। अब अलग अलग रीजन्स के लोग आपस में कनेक्ट होने लगे और आइडियाज इजीली स्प्रेड होने लगे। लोकल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़पेपर और बुक्स पब्लिश होने लगे। उसके अलावा यूरोप में एक नई एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हुई, जैसे टीचर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, राइटर्स।
इन लोगों ने लिबर्टी, डेमोक्रेसी और यूनिटी जैसे आइडियाज को स्प्रेड किया। स्कूल्स में भी नेशनल हिस्ट्री पढ़ाई जाने लगी, जिससे स्टूडेंट्स में नेशनहुड का सेंस डेवलप। यूरोप के कई पार्ट्स उस समय फॉरेन एम्पायर्स के अंडर में थे, जैसे ऑस्ट्रियंस इटालियंस पर रूल करते थे, बट ये लोग अपना अलग इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी और इटली में छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स थे, लेकिन सबकी एक ही कॉमन लैंग्वेज थी, एक जैसा कल्चर था, और इसी बेस पर फाइनली जर्मनी और इटली एक कंट्री बन गई। दूसरे कॉन्टिनेंट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप क्यों नहीं? कॉलोनियल रूल इन एशिया एंड अफ्रीका। 18th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका की कई कंट्रीज को यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगल ने कॉलोनाइज किया हुआ था। यहाँ के लोगों के पास ना फ्रीडम थी, ना पॉलिटिकल पावर, इसलिए वो अपनी नेशनलिस्टिक फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। इंडिया, अफ्रीका जैसी कॉलोनीज में नेशनलिज्म काफी बाद में डेवलप हुआ, जब वहाँ कॉलोनियल रूल के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। लैक ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। यूरोप के बाहर कई रीजन्स अभी भी ट्राइबल या रीजनल आइडेंटिटीज में डिवाइडेड थे। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज थी, अलग अलग राजा की रियासतें थी। नेशन का कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं था। कॉलोनियल पावर्स ने अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर्स डिफाइन किए हुए थे। इसका परफेक्ट एग्जांपल सूडान और साउथ सूडान है। यहाँ पर कॉलोनियल पावर्स ने अलग अलग कम्युनिटीज को एक ही कंट्री में डाल दिया, जिसका रिजल्ट सिविल वॉर और 2011 में कंट्री का स्प्लिट हुआ। डिलेड मॉडर्नाइजेशन। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, यूरोप पहले ही इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लोगों को कनेक्ट करने वाले मीडियम्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, एजुकेशन, फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसीलिए नेशनलिज्म इन रीजन में यूरोप के कंपैरिजन में स्लो ग्रो। 1848 में सोशल मीडिया, न्यूज प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं, तो लोग अपनी आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट, पेंटिंग और पोइट्री का यूज करते थे। ऐसे ही एक पेंटर थे फ्रेडरिक सोरेयो। इन्होंने 4 प्रिंट्स डिजाइन किए थे, जिनका टाइटल था द ड्रीम ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये एक्चुअली लिथोग्राफिक प्रिंट्स थे, अनलाइक ट्रेडिशनल ब्रश एंड कैनवस पेंटिंग। लिथोग्राफी एक पॉपुलर टेक्निक थी पेंटिंग की 19th सेंचुरी। इन प्रिंट्स में उन्होंने एक यूटोपियन वर्ल्ड दिखाया, जहां नेशंस यूनाइटेड है, लोग फ्री हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज फॉलो हो रही हैं। यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसी परफेक्ट आदर्श सोसाइटी जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना मुश्किल है। इनमें से जरा फर्स्ट प्रिंट को देखते हैं। इस प्रिंट में दिखाया गया है कैसे यूरोप और अमेरिका के लोग, मैन, वुमेन, सभी एजेस और सोशल क्लासेस के एक लॉन्ग ट्रेन की तरह मार्च कर रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज या श्रद्धा या सम्मान देते जा रहे हैं जैसे जैसे उसके सामने से गुजरते हैं। स्टैच्यू के एक हाथ में है लाइट ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये दोनों चीजें नॉलेज, फ्रीडम और इक्वल राइट्स के सिंबल है। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एक डॉक्यूमेंट था जिसको 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान अडॉप्ट किया गया था। इसका ऑफिशियल नेम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। इस डॉक्यूमेंट में बेसिक फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए थे, जैसे लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। हालांकि इसमें वुमेन और स्लेव्स का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मॉडर्न डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की एक फाउंडेशन तैयार कर दी। फ्रंट में नीचे जमीन पर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल जैसे क्राउन, ताज, थ्रोन, राजा का सिंहासन, सोर्ड्स वगैरह टूटे फूटे और बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जो डिक्टेटरशिप के एंड को दिखाता है। पूरी दुनिया के लोग अलग अलग नेशंस में ग्रुप्ड हैं, जिनको उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम्स के थ्रू पहचाना जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, क्योंकि इस समय तक ये दोनों नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस और उसके पीछे जर्मन लोगों को दिखाया गया है, हालांकि तब तक जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। ऊपर आसमान में क्राइस्ट और सेंट्स को दिखाया गया है। ये आर्टिस्ट का एक तरीका था दिखाने का कि ये यूनिटी डिवाइन या स्पिरिचुअल सपोर्ट से ब्लेस्ड है और नेशंस के बीच फ्रेटर्निटी, दोस्ती या भाईचारा है। इस चैप्टर में यही इश्यूज डिस्कस हैं जो सोरियो ने विजुअलाइज किए थे, कैसे 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग एक पावरफुल फोर्स बन के उभरी, जिसने यूरोप के पॉलिटिकल वर्ल्ड और लोगों की सोच को बदल के रखा। और इसी के चलते वहाँ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह मॉडर्न नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। शायद इसीलिए कहावत है कि एकता में शक्ति। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा पीरियड था जब फ्रांस में बहुत बड़े सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस रेवोल्यूशन ने राजशाही को हटाकर एक नया पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप किया, जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और सिटीजन राइट्स जैसे आइडियाज पॉपुलर हुए। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जब लोगों ने अपने आप को राजा की प्रजा न समझ के एक नेशन के सिटीजन समझना शुरू किया। पहले के सिस्टम में देश पे एक राजा राज करता था, उसके बाद उसका बेटा, और जब वो बूढ़ा हो जाता था
तो उसके बाद फिर से उसका बेटा ही राज करता था। इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर थी। पूरे देश का फ्यूचर एक किंग की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता था। अगर वो इनकेपेबल हुआ तो सारी पब्लिक को उसका नुकसान उठाना पड़ता था। फ्रांस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब लुइस 16 जैसा वीक रूलर आया तो लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि आखिर में रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कई कारण थे। पहला था सोशल इनइक्वालिटी। फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पर 3 एस्टेट्स यानी सोशल ग्रुप्स में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्जी। ये लोग चर्च के रिलीजियस लीडर्स होते थे, जैसे बिशप्स, प्रीस्ट वगैरह। इनके पास पावर और रेस्पेक्ट दोनों थी। सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी। ये राजा के रिश्तेदार, बड़े अमीर जमींदार या मंत्री होते थे जो जमीन के मालिक थे और आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट्स पर थे। और इन दोनों ही एस्टेट को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे टैक्स ना देना। थर्ड एस्टेट थी कॉमनर्स यानी आम जनता, गरीब किसान। ये लोग टैक्स पे करते थे लेकिन इनके पास ना पावर थी ना पैसा। शॉकिंगली थर्ड एस्टेट में 98% पॉपुलेशन थी लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। सेकंड, इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से जस्ट पहले फ्रांस एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। उस पर वॉर्स जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन में हेल्प करना, इस सब की वजह से बहुत भारी कर्जा आ गया था। साथ ही फूड शॉर्टेज हो रही थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे और टैक्सेस का बोझ भी गरीब लोगों पर ही था। रिच लोग जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी या तो बिल्कुल टैक्स नहीं देते थे या बहुत कम देते थे, जबकि कॉमन लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। आजकल लोग जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक वैसे ही 19th सेंचुरी में फिलोसफर्स और राइटर्स से होते थे। उस टाइम के फेमस राइटर्स जैसे जॉन लॉक, वॉल्टेयर और रोसेओ, इन्होंने ऐसे आइडियाज प्रोपोगेट किए जो मोनार्की के अगेंस्ट में थे, जैसे किंग्स आर नॉट चोजन बाय गॉड, आम लोगों के पास भी बेसिक राइट्स और पावर्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट रिप्रेजेंट द विल ऑफ पीपल। ये आइडियाज यूरोप में स्प्रेड होने लगे थ्रू बुक्स, डिस्कशंस एंड न्यूज़पेपर्स, और लोग फ्रीडम और इक्वालिटी की डिमांड करने लगे। वीक लीडरशिप भी एक बड़ा रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। किंग लुइस 16 एक इंडिसाइसिव और इनफेक्टिव रूलर था। वो ना तो इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व कर पाया और ना ही पब्लिक अनरेस्ट को कंट्रोल कर सका। जहां आम लोग भूख और गरीबी से मर रहे थे, वहीं क्वीन मैरी एक लग्जरी और रॉयल लाइफ एंजॉय करती थी। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे, बट इस इंसिडेंट को वाइडली फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत माना जा सकता है। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों ने इस जेल पर हमला कर दिया। हालांकि तब इस जेल में सिर्फ 7 कैदी थे और इसको पहले ही गिराए जाने के आदेश थे। फिर भी रिवॉल्यूशनरीज के लिए ये एक विक्ट्री थी, क्योंकि ये जेल रॉयल अथॉरिटी और ऑपरेशन का सिंबल बन चुकी थी। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिली डे, एक नेशनल हॉलीडे, सेलिब्रेट होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कुछ मेजर चेंजेस आए थे। बोर्ड्स में भी इस पर डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस जैसे स्टेटमेंट एक्सप्लेन आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे वो भी। चेंजेस देखते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस। एस्टेट्स जनरल एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस में, जैसे हमारे यहाँ संसद है। इसमें तीनों एस्टेट्स के डेलीगेट्स थे। इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, जो लोगों की सॉवरेनिटी या पावर को रिप्रेजेंट करता था। एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू अब इलेक्शंस होने लगे, मतलब ज्यादा लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिल गए। और रिवोल्यूशनरी स्लोगन्स और सिंबल्स यूज होने लगे, जैसे द फादरलैंड, द सिटीजन, जिससे सिटीजनशिप का कंसेप्ट प्रमोट। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। सबको इक्वल राइट्स मिले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब लोगों के फ्रीडम और राइट्स की गारंटी एक डॉक्यूमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन से थी, ना कि किसी ऑल पावरफुल इंसान जैसे राजा से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो रेवोल्यूशनरी शहीद हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाने लगी, जिससे लोगों की लॉयल्टी और इमोशनल कनेक्शन किंग के बजाय नेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस एक पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड कंट्री था। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रूल्स, टैक्सेस और लॉज थे। कुछ रीजन्स की अपनी अलग करेंसी तक थी। वेट्स और मेजर्स हर जगह डिफरेंट थे, जिससे ट्रेड करने में मुश्किल होता था। इसकी जगह एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट हुआ और सभी के लिए सेम लॉज बने, जिससे क्लर्जी और नोबिलिटी के टैक्स एक्सेप्शन जैसे प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। साथ ही एक जैसे वेट्स एंड मेजर्स भी इंट्रोड्यूस हुए। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस।
सबसे पहले तो पुराना रॉयल फ्लैग हटाकर नया ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट हुआ, जो अब इक्वालिटी और रिवॉल्यूशन का सिंबल बन गया था। देशभक्ति जगाने के लिए नए नए गीत बनाए गए, सामूहिक त्योहार रीति रिवाज शुरू किए गए। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब क्षेत्रीय बोली या प्रादेशिक उपभाषा, जैसे इंडिया में हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती, इनको डिस्करेज किया गया और पेरिसियन फ्रेंच मतलब पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच को प्रमोट किया गया। ये हमने नेशन की डेफिनेशन में भी देखा था स्टार्टिंग में, कैसे सेम लैंग्वेज यूनिटी को प्रमोट करती है। इंटरनेशनल या आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट। फ्रांस यही नहीं रुका, उसने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी थी कि पूरे यूरोप को राजशाही से आजाद कर देंगे। जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज जहां लोग अभी भी डिवाइडेड थे, उन्होंने भी नेशन बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देखते हैं। अनलाइक यूपीएससी, सीबीएसई बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट एक्सप्लेन क्वेश्चन है। वैसे तो 3 मार्क्स में पूछा गया था, बट 120 वर्ड्स या 5 मार्क्स में भी आ सकता है। डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड बिलोंगिंग। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने वो कौन से स्टेप्स लिए जिससे अभी तक अलग अलग रीजन्स, लैंग्वेजेस और सोशल ऑर्डर में बटे हुए फ्रांस के सभी लोग यूनाइट हो गए। यह भी पढ़ा है हमने, इजी स्कोरिंग क्वेश्चन है। ये रॉ पॉइंट्स हैं, केवल हेडिंग्स याद रखकर भी आप एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड, पॉइंट वाइज, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि एग्जामिनर खुश हो जाए और अगले 2-3 रोल नंबर की आंसर शीट्स में भी 4 नंबर फालतू दे दे। इस पर अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, हाउ टू राइट वेल स्ट्रक्चर्ड एंड स्कोरिंग आंसर्स इन एग्जाम, लेट मी नो इन कमेंट्स। पॉज करके आप ये पॉइंट्स गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बुक का स्टेटमेंट एक्सप्लेन क्वेश्चन है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो कौन से चेंजेस थे जिससे पावर राजा से लोगों को ट्रांसफर हो? ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वाले सेक्शन में देखा है। पॉज करके इसको भी एक बार पढ़ लेना। बाकी बचे टॉपिक्स इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, विच आई विल अपलोड सून। अगर आप लोगों के कोई सजेशन या डाउट्स हैं तो कमेंट में लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।